वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया अपने ईयरफोन्स हटा दें क्योंकि हमारे वीडियो साफ सुथरे होते हैं। इनको आप सार्वजनिक स्थानों पर देख भी सकते हैं और दूसरों को दिखा भी सकते हैं। इसीलिए घंटी बजा के सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करने में भी कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी चीज़ आपत्तिजनक लगती है तो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, हमारे वीडियो में नहीं। चलिए अब टकियाते हैं। पिछले दशक के सबसे मनहूस साल यानी कि 2020 ने न केवल हमारी जिंदगी को अचानक से रोक दिया, साथ ही साथ पूरे दुनिया के काम करने के तरीके को भी बदल दिया। अचानक से हमारा डाइनिंग टेबल हमारा ऑफिस बन गया। जो टीचर हमें पहले क्लास में मोबाइल यूज करने पर डांटा करते थे, उन्होंने पूरी की पूरी क्लास उठा के हमारी मोबाइल फोन पर ही शिफ्ट कर दी। हमारे टीवी पर नेटफ्लिक्स की जगह रामायण और महाभारत ने ले ली। तो लॉकडाउन 1 में पूरा देश कोरोना से वैसे ही डरता था जैसे आज ममता आंटी जय श्री राम बोलने पर डरती हैं। माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए भारत सरकार ने हमें 90 के दशक के क्लासिकल इंडियन शोज दिखाने का फैसला किया, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला शोज था रामानंद सागर का रामायण, जो कि 1987 में बना था। रामायण की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि दूरदर्शन बस एक ही हफ्ते में देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल बन गया। 16 अप्रैल 2020 को रामायण ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया। उस समय देश का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल था दंगल, और दंगल ने भी ये पॉपुलैरिटी रामायण के ही कारण अचीव करी थी। 1978 वाली रामायण के कारण नहीं, 2008 वाली रामायण के कारण, जो कि रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर ने बनाई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2008 की रामायण 1978 वाली रामायण की जितनी पॉपुलर नहीं हो पाई? इस सवाल का बस एक ही जवाब है, और वो है लिटरेचर इनएक्यूरेसी। दोनों ही रामायण का मेन सोर्स एक ही था, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। लेकिन रामानंद सागर ने आनंद सागर की तरह रामायण को आज के समाज से बिल्कुल भी रिलेटेबल बनाने की कोशिश नहीं करी। इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी दोनों रामायणों में एज इट इज मैथिली और संस्कृत में लिखा हुआ था, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके डायलॉग्स का रूप दे दिया। और इसी सिंपल बट इफेक्टिव अप्रोच के कारण रामायण का हर एक कैरेक्टर का एक्टरों द्वारा इतना लिटरेचर एक्यूरेट पोर्ट्रेयल संभव हो पाया। रामानंद सागर की रामायण में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया था, इस बात को आप खुद राम यानी कि अरुण गोविल के इंटरव्यू से समझ सकते हैं। कि अरुण, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी, लेकिन वो स्माइल के साथ भी आप देखें कि वो स्माइल हर जगह एक सी नहीं है, बहुत कैलकुलेटेड है। अच्छा जी, बहुत कैलकुलेटेड है वो। भगवान जब वो ये कह रहे हैं राम कि देखो मैं इंसान हूँ लेकिन मैं भगवान भी हूँ, तो वो एक डिफरेंट स्माइल होगी। एक पैथोस में भी स्माइल है, मतलब रोते हुए भी वो आदमियों की तरह नहीं रोए, उसमें दिखता है कि नहीं ये भगवान है, रोक के रो रहा है कहीं। गुस्से में भी एक स्माइल आपको मिलेगी। तो उसका जो डिफरेंट कैलकुलेशन था, वो जो था वो अपने आप में बहुत कमाल था। क्या बात है सर। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि केवल राम ही नहीं, रामायण का हर एक कैरेक्टर दो अलग अलग इमोशन का एक वेल कैलकुलेटेड वे में एक परफेक्ट बैलेंस शो करता है। लक्ष्मण का कैरेक्टर एंगर और इनोसेंस का परफेक्ट बैलेंस है। सुग्रीव का कैरेक्टर वीकनेस और लॉयल्टी का परफेक्ट बैलेंस है। जनक का कैरेक्टर एक सन्यासी और राजा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और यही चीज रामायण के हर एक कैरेक्टर को एक नॉर्मल इंसान से अलग करती है। रामानंद सागर की रामायण इस छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस को लिटरेचर एक्यूरेट होने के कारण हमें एक हिडन तरीके से दिखाती है और हम समझ भी नहीं पाते। बस इसी कारण से ये एक मास्टरपीस है और हमें इतना पसंद आती है। तो अगर रामायण की तरह आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।